ये स्टोरी है आशा की। सन 2012। आशा असम के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जहाँ पे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं थे। आशा ने रिसेंटली अपनी 12th क्लास पास की होती है और वो डिसाइड करती है कि वो आगे की स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाएगी। तो वो डिसाइड करती है कि वो मुंबई जाएगी। तो फिर ऐसे ही होता है। आशा मुंबई जाने की तैयारी करती है और मुंबई के लिए निकल जाती है। आशा ट्रेन से मुंबई जा रही होती है। आशा के साथ उसके डैड भी आए होते हैं, ताकि वो उसकी कॉलेज में एडमिशन और मुंबई में रूम वगैरह ढूंढने में हेल्प करा सके। तो फिर सब कुछ सही होता है। आशा को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत क्लेवर थी। और उसे एक अच्छा रूम भी मिल जाता है। अब आशा के पापा का काम पूरा हो गया होता है। तो आशा के पापा डिसाइड करते हैं कि वो वापस असम चले जाएंगे। और फिर वो असम के लिए निकल जाते हैं। अब जिस दिन आशा के पापा असम के लिए निकले होते हैं, उसके नेक्स्ट डे से ही आशा के कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे। तो वो फर्स्ट टाइम कॉलेज जाने की सारी तैयारियां करती है। और नेक्स्ट डे भी आ जाता है। आशा फर्स्ट टाइम कॉलेज जाती है। वहाँ पे वो कई नए लोगों से मिलती है और उसके कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं। अब सब सही जा रहा होता है। और ऐसे ही देखते देखते एक महीना निकल जाता है। अब एक महीने बाद क्या होता है, जिससे आशा ने रूम किराए पे लिया होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। मतलब उसका यही काम होता है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो उन्हें रूम अलॉट कराता है। अब जिस बिल्डिंग में आशा रहती है, वो पूरी बिल्डिंग उस कॉन्ट्रैक्टर ने किराए पे ली होती है, ताकि वो बच्चों को रूम अलॉट करा सके। अब किसी वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर और जो उस बिल्डिंग के असली मालिक होते हैं, उनके बीच लड़ाई हो गई होती है। अब किस वजह से हुई होती है वो तो आज तक नहीं पता चला। पर लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं कि मेरी बिल्डिंग खाली करके जाओ। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो किसी दूसरी जगह बिल्डिंग रेंट पे ले लेता है। पर अब जो दूसरी जगह होती है, उसके जो प्राइजेस होते हैं वो एटलीस्ट डबल होते हैं। तो आशा डिसाइड करती है कि वो कहीं और रूम रेंट पे लेगी। आशा बहुत जगह रूम ढूंढती है, लेकिन उसे कोई ठीक रूम मिल नहीं रहा होता। किसी का रेंट बहुत हाई होता है, किसी की लोकेलिटी अच्छी नहीं होती, और कोई कोई रूम उसके कॉलेज से बहुत दूर होता है। पर कुछ टाइम ढूंढने के बाद आशा को एक सही सा रूम मिल गया होता है, जिसकी लोकेलिटी भी अच्छी होती है, वो कॉलेज के पास भी होता है, और मेन चीज उसका रेंट भी कम होता है। फिर क्या था, विद इन 2-3 डेज आशा वहां पे शिफ्ट कर लेती है। अब आशा ने जिस बिल्डिंग पे रूम रेंट पे लिया होता है, वो बिल्डिंग 3 फ्लोर की होती है। जो थर्ड फ्लोर होता है उस पे कुल 5 रूम होते हैं, और पांचों के पांचों रूम खाली होते हैं। आशा को उनमें से ही एक रूम मिलता है। जो उस बिल्डिंग के खुद के ओनर होते हैं वो उस बिल्डिंग में नहीं रहते थे, वो कहीं और रहते थे। जबकि उनकी खुद की बिल्डिंग में 5-5 रूम खाली होते हैं। आशा इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, और उसे इस बात से ज्यादा मतलब भी नहीं होता, और वो चुपचाप आके उस बिल्डिंग में रहने लगती है। अब आशा को वहां रहते रहते 2-3 दिन हो गए होते हैं। उसका वही डेली रूटीन होता है। कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, खाना खाना, थोड़ी सी पढ़ाई करना और सो जाना। अब जब आशा एक रात सो रही होती है, तो रात के करीब 2-2:30 बजे उसके दरवाजे पे नॉक होता है। आशा एकदम से उठ जाती है, और वो थोड़ा डरती है कि इतनी रात को कौन नॉक कर रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से नॉक होता है। अब आशा को लगता है कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं है। अब आशा अंदर से ही पूछती है कि कौन है, कौन है बाहर, कौन इतनी रात को नॉक कर रहा है। पर बाहर से कोई जवाब नहीं आता। आशा अब शांत बैठ जाती है। 5-10 मिनट बाद फिर से नॉक होता है। अब आशा फिर से पूछती है, कौन है, कौन इतनी रात को नॉक कर रहा है। पर बाहर फिर से कोई आवाज नहीं आती। अब आशा को डर लग रहा होता है, पर उसके बाद फिर कोई आवाज नहीं आती। अब आशा को ये सोचते सोचते नींद आ जाती है, और आशा सो जाती है। फिर आशा की नींद सुबह 8 बजे के करीब खुलती है।
और आशा को लगता है कि अब सुबह हो गई है, उजेला आ गया है, तो शायद जो बाहर होगा वो चला गया होगा। तो आशा डरते डरते रूम का गेट खोलती है और जब वो बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। आशा की सांस में सांस आती है। अब आशा कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है और जब कॉलेज जाते वक्त वो सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के लोगों से भी पूछती है कि क्या आपके रूम में भी किसी ने लॉक किया था, पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आशा को थोड़ा वियर्ड लगता है, पर आशा को लेट हो रहा होता है तो आशा कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब कॉलेज पहुंच के आशा अपने दोस्तों को ये सब बताती है। उसके एक दो दोस्त उसकी बात पे यकीन नहीं करते, उन्हें लगता है कि आशा उन्हें डराने के लिए ये सब बोल रही है, लेकिन उसके कुछ दोस्त उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और वो उसे थोड़ा सावधान रहने की सलाह देते हैं। अब कॉलेज में आशा का उसके दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन गया होता है और कॉलेज के बाद आशा अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है और दोस्तों के साथ वो ये सारी बातें भूल भी जाती है। अब घूमते घूमते उसे लेट हो गया होता है, करीबन रात के 10 बज गए होते हैं और 10 बजे जब वो अपने रूम पे वापस आ रही है तो वो देखती है कि सेकंड और थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों के बीच पे कोई बैठा हुआ है। मतलब आशा सीढ़ियाँ चढ़ रही है और उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि वहां पे कोई बैठा हुआ है। अब आशा चढ़ते चढ़ते उसके पास जाती है और वो देखती है कि वहां पे एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की वहां पे ऐसे अपने पैरों के ऊपर हेड डाउन करके बैठी होती है, मतलब वो अपना फेस हाइड करके बैठी होती है। आशा को बड़ा वियर्ड लगता है कि भाई ये लड़की कौन है। फिर उसे लगता है कि ये कोई फर्स्ट या तो सेकंड फ्लोर में से तो कोई नहीं है। तो आशा उससे पूछती है कि आप ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है? पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। आशा 2-3 बार फिर से पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आप मुझे बता सकते हो? पर वो लड़की फिर से कोई जवाब नहीं देती। तो आशा को लगता है शायद इसके साथ कुछ हुआ है जिससे इसका मूड खराब है और ये अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। तो आशा उस लड़की को वहीं पे छोड़ के ऊपर चली जाती है। अब आशा 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाती है। मतलब वो जो लड़की होती है वो सिर्फ 2-4 सीढ़ियाँ नीचे ही बैठी होती है। अब जैसे ही आशा ऊपर पहुंच के पीछे देखती है, वो देखती है कि वहां पे कोई लड़की नहीं होती, लड़की का बाल तक नहीं होता। अब आशा बहुत डर जाती है कि भाई इतनी जल्दी वो लड़की कैसे, मतलब कहाँ चली गई। तो आशा को मतलब थोड़ा डर लगता है कि इतनी जल्दी कोई कैसे नीचे उतर सकता है मेरे सिर्फ 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ते ही। तो आशा का ये सोच के दिमाग खराब हो जाता है और आशा फटाफट भाग के अपने रूम में घुस जाती है और फटाफट अपने रूम की जो कुंडी होती है वो अंदर से बंद कर लेती है और फिर थोड़ा पानी वानी पीती है, सांस वास लेती है। अब रूम में आने के बाद आशा उस इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश करती है और वो बहुत थक गई होती है, इसलिए वो दोबारा सोने चली जाती है। लेकिन जब वो सो रही होती है तो फिर से 2-2:30 बजे जैसे पिछली रात को रूम पे नॉकिंग की आवाज आई थी, वैसे ही नॉकिंग की आवाज फिर से आती है। वो आवाज सुन के आशा की नींद एकदम से खुल जाती है और इस बार आशा को बहुत ज्यादा डर लगता है। इस बार आशा अंदर से कोई आवाज नहीं निकालती कि कौन है क्या है। वो बस अपना ब्लैंकेट सर पे डाल के सोने की कोशिश कर रही है, पर वो जो नॉकिंग की आवाज है वो कंटिन्यूसली आए जा रही है। कम से कम वो जो नॉकिंग की आवाज है वो 6-7 बार आती है और हर बार वो नॉकिंग की आवाज बढ़ती जाती है। पर आशा अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। पर अब जो आशा सुनने वाली थी वो बहुत भयानक था। थोड़े टाइम बाद बाहर से एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि खोलना, गेट खोलना। ये सुन के आशा सुन्न पड़ जाती है। तो कुछ समझ नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। ये जो आवाज आती है वो सिर्फ एक बार आती है और ऐसे ही देखते देखते सुबह आ जाती है और आशा की खिड़की से उजेला आने लगता है।
जैसे ही सुबह होती है आशा फटाफट अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलती है और अपनी जो फ्रेंड होती है संध्या उसे कॉल मिलाती है और उसे हड़बड़ाहट में सब कुछ बताती है। संध्या बोलती है कि तू टेंशन मत ले, तू यहाँ कॉलेज आ जा और हम साथ में मिलके ये सब सोचते हैं। आशा ऐसा ही करती है। आशा फटाफट रेडी होती है और वो बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत करके गेट खोलती है और फटाफट भागते हुए नीचे उतर जाती है और फिर अपने कॉलेज पहुंचती है और संध्या से मिलती है। और वो संध्या के साथ साथ अपने बाकी सारे दोस्तों से भी मिलती है और बाकी सारे दोस्तों को भी ये सब बताती है। सबको ये बहुत वियर्ड लगता है और उसके कुछ दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो आज रात आशा के साथ उसके रूम में ही रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर होता है तो होता क्या है। अब आशा के सारे फ्रेंड्स उसके साथ उसके रूम में आ गए होते हैं और रात हो जाती है और वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं। सारे फ्रेंड्स होते हैं तो वो सोते नहीं है और आराम से मस्ती कर रहे होते हैं। करीब 2-2:30 बज जाते हैं और फिर से वही होता है जो पिछली 2 रातों से हो रहा होता है। फिर से नॉकिंग की आवाज आती है, ठक ठक ठक। इस बार जो संध्या होती है वो उठ के गेट खोल देती है। संध्या को लगता है कि जरूर कोई ना कोई आशा के साथ प्रैंक कर रहा है। जैसे ही संध्या गेट खोलती है और बाहर देखती है तो वो देखती है कि वहां पे कोई नहीं होता। संध्या अगल बगल देखती है और बाहर निकल के जोर से चिल्लाती है कि कौन है, कौन ऐसा फालतू मजाक कर रहा है। पर उसे वहां पे कोई भी नहीं मिलता। संध्या रूम में आती है और गेट बंद कर लेती है। अब सारे फ्रेंड्स बैठे हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से नॉकिंग की आवाज आती है और इस बार जो नॉकिंग की आवाज होती है वो इतनी जोर से आती है कि लगता है कोई तो अभी गेट तोड़ के अंदर घुस जाएगा। उसके सारे फ्रेंड्स थोड़ा डरते हैं क्योंकि नॉकिंग की आवाज जो होती है वो बहुत तेज होती है। लेकिन उनमें से कुछ फ्रेंड्स हिम्मत करके उठ के गेट खोल देते हैं और गेट खोलने के बाद जो वो देखते हैं वो बहुत ही भयानक होता है। वो देखते हैं